ये हाइपोथायरायडिज्म की काजेस इनिशियली डिफिनीशन बिल्कुल इजी है कि T3 एंड T4 हार्मोन की मिकदार जब कम हो जाती है। इसके साथ दूसरा वर्ड कौन सा याद रखना है हमने? क्राइटेरिज्म हम किसको कहते हैं कि सीवियर डिफिशिएंट ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। जिस तरह हाइपरथायरायडिज्म काजेस की अगर बात करते हैं हमने काजेस के अंदर इम्यून डिसऑर्डर ये याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली होता है खराबी क्या आ जाती है कि इसके अंदर एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज बनती है या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है? थायरोग्लोबुलिन की चेन की डिस्ट्रक्शन करना और थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम की डिस्ट्रक्शन करना। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या है? T3 एंड T4 हार्मोन की कमी हो जाती है। इसके अलावा ये कंडीशन क्रोनिक कंडीशन होता है। सेकंड नंबर का पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस ड्यूरिंग अगर फीमेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन हो, कहते हैं कि दिस इज पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस। अंदर हाइपरथायरायडिज्म होते हैं और फॉलो बाय, लेकिन वो ट्रांजिएंट होते हैं और फॉलो बाय क्रोनिक हाइपोथायरायडिज्म। इसके अंदर भी ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो एंटीबॉडीज इसके अंदर बनती हैं, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनती है और वो थायराइड के फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इनिशियली उसमें से T3 एंड T4 हार्मोन बाहर आते हैं तो हाइपोथायरायडिज्म, उसके बाद थायराइड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन होती है तो लीडिंग टू क्रोनिक हाइपोथायरायडिज्म। इसके अलावा ये एक्यूट कंडीशन होता है और सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, खुद बहुत रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड नंबर का ड्रग इंड्यूस हाइपोथायरायडिज्म अमाइड्रोन, इसके अलावा लिथियम और रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। ठीक है, इन कंडीशन के अंदर क्या होता है? ट्रांजिएंट हाइपरथायरायडिज्म और उसके बाद फॉलोड बाय नंबर 4 का आयोडीन की डिफिशिएंसी। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी है तो थायराइड हार्मोन बनते ही आयोडीन से थायरोग्लोबुलिन के साथ जब आयोडीन की इंटरेक्शन हो जाते हैं या वो मिल जाते हैं थायरोसिन रेसिड्यू पे, हम उसको कहते हैं कि अब ये T3 है या T4 है। अगर आयोडीन नहीं है तो T3 और T4 की मिकदार कम होगी, हम इसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। या अगर हम एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन ले लें, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम आयोडीन लेते हैं, उससे क्या होता है कि जब थायराइड फॉलिकल्स के अंदर एक्सेसिव आयोडीन हो तो वो प्रोटिएसिस एंजाइम को की एक्टिविटी को स्टॉप करना है। इसके अलावा थायराइड पर स्टॉप हो जाए, ठीक, स्टॉप फंक्शनिंग, तो थायराइड हार्मोन टू T3 एंड T4 हार्मोन की डिक्रीज होना, हाइपोथायरायडिज्म। नंबर 5 पे याद कर लो सब हो जाते हैं तो उसके अंदर भी ट्रांजिएंट हाइपरथायरायडिज्म लीडिंग टू क्रोनिक हाइपोथायरायडिज्म। ठीक, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पता कैसे चल जाता है? फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर भी लास्ट हाइपरथायरायडिज्म वीकनेस के साथ प्योर बॉडी पेन के साथ आया होता है। अब आ जाए सेंट्रल काजेस के अंदर नॉर्मल टीआरएच रिलीज होता है। टीआरएच इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं, वहां से टीएसएच रिलीज होते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच थायराइड फोलिकुलर सेल्स के पास आ जाते हैं और ये T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करते हैं। लेट सपोज के अगर किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है या ब्रेन के अंदर कैंसर है या एब्नॉर्मल मास है, स्पेशली हाइपोथैलेमस के अंदर, तो वहां पे फिर नो टीआरएच। अगर टीआरएच नहीं होंगे तो टीएसएच भी रिलीज नहीं होगा, टीएसएच नहीं होगा तो T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। ओवरऑल इफेक्ट हाइपोथायरायडिज्म। अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं है, नंबर फर्स्ट का। सेकंड का ब्रेन, स्पेशली शिहान सिंड्रोम के अंदर अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है और ब्रेन के अंदर हेमोरेज हो, ठीक है, ब्लीडिंग हो ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी को सफिशिएंट अमाउंट का ब्लड नहीं मिल रहा है और इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड शिहान सिंड्रोम। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्ट हो गया तो टीएसएच रिलीज नहीं होंगे, फिर टीआरएच अगर नॉर्मल रिस्पांस नहीं देगा, लो टीएसएच होंगे
तो लो T3 एंड T4 हार्मोन, तो ये हाइपोथायराइडिज्म। या अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर अमाइनोग्लोबुलिन जी टाइप 4 हो, ठीक है, जो कि एक बीमारी के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं रिडल थायराइडाइटिस। हाइपोथायराइडिज्म केस एक, इस एंटीबॉडीज की वजह से थायराइड फॉलिकल की डिस्ट्रक्शन होती है, इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म और बाद जिस पेशेंट को रिडल थायराइडाइटिस होते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उस पेशेंट के अंदर हमें ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है जिस तरह रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस या समटाइम नॉन इन्फेक्शन एओर्टाइटिस, यानी एओर्टा के अंदर नॉन इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन एजेंट से हट के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या इस पेशेंट के जिसको रिडल थायराइडाइटिस होता है वहां पे हमें एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिक्रियाटाइटिस भी मिलता है। ठीक, अब कंजेनाइटल काजेस, थायराइड ग्लैंड एब्सेंट है बाय बर्थ, कोई भी काज हो सकते हैं या अननोन काज की वजह से, तो T3 एंड T4 हार्मोन, थायराइड ग्लैंड नहीं होगा तो T3 एंड T4 हार्मोन नहीं होंगे, हाइपोथायराइडिज्म। अगर डिसजेनेसिस है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर के, एब्नॉर्मली फॉर्म्ड है, तब भी T3 एंड T4 हार्मोन कुछ केसेस के अंदर बन रहे होते हैं लेकिन कम बनते हैं, हम उसको कहेंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म है। या सम टाइम थायराइड ग्लैंड तो ये हो जाते हैं बाय मैटरनल एंटीबॉडीज, ठीक, उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्मोनल जेनेटिक गोइटर, ठीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड सेल बाय मैटरनल एंटीबॉडीज। क्यों ऐसा होता है, कौन सी एंटीबॉडीज है, सेल वो मैकेनिज्म अननोन, लेकिन हार्मोनल जेनेटिक गोइटर हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्मोन का मसला है, मीन के T3 एंड T4 हार्मोन जेनेटिकली मसला है, और गोइटर क्यों होता है क्योंकि थायराइड के फॉलिकल्स है इनिशियली, अगर T3 एंड T4 हार्मोन कम है तो ऊपर से ज्यादा TSH आएगा, वो ज्यादा स्ट्रेस डालना होता है T3 एंड T4 हार्मोन वाले सेल पे, उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज हो रहा होता है, कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज कॉल्ड गोइटर।